दोस्तों, हमारा सूरज मध्यम हो रहा है। किसी गीतकार की कल्पना से मिलती जुलती यह बात असल में एक वैज्ञानिक सच है जिसे सोलर मिनिमम कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब सूर्य की सतह पर होने वाली सोलर एक्टिविटी या सौर गतिविधियों में कमी आ जाए। अब सवाल है कि सोलर एक्टिविटी क्या होती है और यह कैसे घटती बढ़ती है। साल 1645 से 1715 तक और 1790 से 1830 की अवधियों में हुए सोलर मिनिमम को क्रमशः माउंडर और डाल्टन मिनिमम के नाम से जाना जाता है। इनमें माउंडर मिनिमम को तो लिटिल आइस एज यानी कि हिमिंग भी कहते हैं। तब यूरोप और उत्तरी अमेरिका भयंकर सर्दी की चपेट में आ गए थे। कई बंदरगाहों को मीलों तक समुद्री बर्फ ने ढक लिया था। जमीन पर कई फीट ऊंची बर्फ जम गई थी। दुनिया के कई हिस्सों में अकाल पड़ा और खेती चौपट हो गई थी। चीन में उस साल गर्मी की फसलें पनप ही नहीं पाई थी और पृथ्वी पर बहुत ही भयानक से हालात बन गए थे। तो आखिर ये सब क्यों हुआ था और इन सब के पीछे का क्या कारण था, जानेंगे आज की वीडियो में। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, असल में सूरज एक सितारा है जिस पर इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसें प्लाज्मा मौजूद हैं। प्लाज्मा अलग अलग कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार गति करते रहते हैं। अब ज्यादातर लोगों को पता होगा कि भौतिक विज्ञान की एक सामान्य सी अवधारणा है कि यदि इलेक्ट्रिक चार्ज गैसें या तरंगे किसी निश्चित पैटर्न में गति करें तो चुंबकीय बल पैदा करती हैं और इस बल के प्रभाव वाला क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस तरह सूरज पर बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र अस्तित्व में आते रहते हैं। सूरज पर जिस तरह गैसें इधर से उधर प्रवाहित होती रहती हैं, आपस में टकराती हैं, घुलती मिलती हैं, ठीक उसी तरह इनकी गति के कारण पैदा हुए चुंबकीय क्षेत्र भी अक्सर एक दूसरे से टकराते रहते हैं और एक दूसरे में उलझ जाते हैं और कुछ अपनी क्षमता से ज्यादा खिंच जाते हैं। इन सब के चलते सूर्य पर एक बड़ी हलचल पैदा हो जाती है जो सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि CME और सनस्पॉट जैसी कई घटनाओं को जन्म देती है। इन सभी को ही सामूहिक रूप से सोलर एक्टिविटी या सौर गतिविधि कहा जाता है। इनमें से सबसे पहले सनस्पॉट को समझते हैं। दोस्तों, दरअसल सूर्य के भीतरी हिस्सों में लगातार नाभिकीय क्रियाएं संलयन चलती रहती हैं। इससे जो ऊष्मा मुक्त होती है वह अपने आसपास मौजूद गैसों को गर्म कर देती है। ये गैसें अपनी स्वाभाविक प्रकृति के चलते ऊपर यानी सतह की ओर उठती हैं, जबकि सतह पर मौजूद अपेक्षाकृत ठंडी गैसें नीचे की तरफ गति करती हैं। फिर एक निश्चित अंतराल के बाद इन गैसों की परिस्थिति बदलने लगती है। सतह पर पहुंचने वाली गर्म गैसें ठंडी हो जाती हैं और सूरज के गर्भ में गर्मी पाकर ठंडी गैसें गर्म हो जाती हैं और ये फिर आपस में जगह बदल लेती हैं। इस तरह यह घटनाक्रम बिना रुके चलता रहता है। लेकिन इस चक्र की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं वे कई बार आपस में उलझकर इतने घने हो जाते हैं कि अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में गैसों के मार्ग को ही अवरुद्ध कर देते हैं। नतीजन सूर्य की सतह पर कुछ हिस्से ऐसे छूट जाते हैं जहां तक गर्म गैसें पहुंच नहीं पाती, जबकि उनके आसपास के क्षेत्र में वे अपनी जगह बना लेती हैं और इस तरह ये हिस्से अपेक्षाकृत ठंडे रह जाते हैं और काले रंग के धब्बे जैसे नजर आते हैं। इन्हीं धब्बों को सनस्पॉट कहा जाता है। इन्हें सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से 1609 में टेलीस्कोप के आविष्कारक गैलीलियो गैलीली और उसके बाद क्रिस्टोफर साइनर ने देखा था। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक ये सनस्पॉट आकार में हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े हो सकते हैं। इनका चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी से कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है और एक बड़े सनस्पॉट का तापमान 3700 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। कहने सुनने में यह आंकड़ा भले ही बहुत ज्यादा है, लेकिन सूर्य की सतह के करीब 5500 डिग्री सेल्सियस के तापमान की तुलना में बहुत कम होता है। दोस्तों, इन सनस्पॉट्स के आसपास मौजूद बहुत सघन और अव्यवस्थित चुंबकीय क्षेत्र अपने अंदर बहुत सारी ऊर्जा समाहित कर लेते हैं, जो एक सीमा के बाद जब बाहर निकलते हैं तो विस्फोट लपटों की शक्ल ले लेती हैं। इन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। कभी कभी इन सोलर फ्लेयर्स के साथ कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि CME भी सूर्य की सतह से बाहर निकलते हैं। CME असल में विकिरण और प्रकाश के बड़े बुलबुले होते हैं जो फ्लेयर्स की तरह ही बहुत तीव्र विस्फोट के साथ अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक और शोधकर्ता अभी तक सूरज के अंदरूनी हिस्से में घटने वाली कई क्रियाओं के बारे में पूरी तरह नहीं जान पाए, इसलिए सूर्य की बाहरी सतह पर होने वाली घटनाओं जैसे सनस्पॉट को देखकर ही सितारे पर चल रही गतिविधियों का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन अब सूर्य पर सनस्पॉट्स की संख्या घट गई है। इसका सीधा मतलब है कि सूर्य पर उतने चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन पा रहे हैं और ऐसा तभी हो सकता है जब प्लाज्मा का प्रवाह रुकने लग जाए। कुल मिलाकर इन सबको सूरज पर चलते रहने वाली सौर गतिविधियों के कम हो जाने के इशारे के तौर पर देखा जाता है। हालांकि ऐसा होना एक सामान्य सी प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि सूर्य कुछ इस तरह गति करता है कि तकरीबन 11 वर्ष के अंतराल में उसके उत्तर और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं और अगले 11 साल में फिर से वह परस्पर जगह बदल लेते हैं। सतत रूप से चलने रहने वाले इस क्रम को सोलर साइकिल या सौर चक्र कहा जाता है। सूर्य के ध्रुवों के परस्पर स्थान बदल लेने से उस पर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र भी पूरी तरह पलट जाते हैं। जाहिर तौर पर इस घटना का सीधा प्रभाव सौर गतिविधि पर पड़ता है। सौर चक्र के 11 वर्ष के अंतराल के समय में एक ऐसा समय आता है जब सूर्य पर सौर गतिविधियां सर्वाधिक होती हैं। इसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं। और कुछ ऐसा समय भी आता है जब सोलर एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, जिसे हम सोलर मिनिमम के तौर पर जान ही चुके हैं। दोस्तों, सौर चक्र की गणना का आधार वर्ष 1755 माना जाता है, यानी पहला सौर चक्र 1755 से 1766 तक चला था। आज हम 25वें सौर चक्र के दौर में हैं। इसकी शुरुआत 2019 के आखिरी महीने में हुई थी और इसके 2030 तक चलने का अनुमान है। यदि पिछले यानी कि 24वें सोलर साइकिल की बात करें तो उसमें अप्रैल 2014 में सोलर मैक्सिमम की
स्थित बनी थी तब सूरज की सतह पर 82 सनस्पॉट देखे गए थे और 2009-10 के दौरान सोलर मिनिमम देखने को मिला था। दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स में इस सोलर मिनिमम को खतरे की घंटी माना जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में इतने समय तक सौर गतिविधि का न दिखना चिंता की बात मानी जा रही है। अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक टोनी फिलिप्स के मुताबिक इस बार हमें पिछली सदी के एक सबसे गहरे सोलर मिनिमम का सामना करना पड़ सकता है। हमारे सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर हो रहा है। इस बात का एक बड़ा नुकसान यह हो सकता है कि सुदूर ब्रह्मांड से आने वाले जिन कॉस्मिक किरणों को पहले सूरज का चुंबकीय क्षेत्र रोक लिया करता था, वे हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों तक अब सीधी पृथ्वी तक भी पहुंचने लगेंगी और यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र और जीवों पर विपरीत असर डाल सकती हैं। इसके अलावा ये तीक्ष्ण कॉस्मिक किरणें हमारी कई अंतरिक्ष परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन कई विशेषज्ञों का इससे भी बड़ा डर इस बात का है कि कहीं ये सोलर मिनिमम कुछ वैसे हालात खड़े न कर दें जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जब यूरोप और उत्तरी अमेरिका भयंकर सर्दी की चपेट में आ चुके थे। जब 1645 से 1715 तक माउंटेन मिनिमम ने पूरी पृथ्वी पर हिमयुग जैसे हालात बना दिए थे। कुछ ऐसा ही हाल डाल्टन मिनिमम के समय भी हुआ था, लेकिन इस बार कुछ ज्वालामुखी विस्फोटों ने जले पर नमक का काम किया था। इनमें से एक विस्फोट 10 अप्रैल 1815 को इंडोनेशिया के तंबोरा में भी हुआ था, जिसे आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी ज्वालामुखी त्रासदी भी माना जाता है। इस घटना में करीब 1 लाख लोगों ने जान गंवाई थी। तब चेन्नई जैसे शहर का तापमान माइनस में चला गया था, जो कि आमतौर पर सर्दियों के दिनों में भी गर्म रहता है। उस साल दुनिया के अधिकतर हिस्सों में गर्मी का मौसम ही नहीं आया था। दोस्तों, ये होता है सोलर मिनिमम का प्रभाव हमारी धरती पर। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।